तो अभी हम पढ़ रहे हैं पुराना वाला अपील्स एंड रिवीजन जो कुछ भी छोड़ दिया था। सबसे पहले क्या जेसीआई जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बड़ा भाई और पापा के पास कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास कर सकते हैं, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट ITAT हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नो राइट ऑफ अपील 234 ABC में नहीं कर सकते हैं। रिवीजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 और 264 में नहीं कर सकते, 63 में कर सकते हैं। और रिजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन DRP में नहीं, रिजोल्यूशन कमेटी तो बताया गया हुआ है कि अपील करेंगे JCIT CIT। ठीक है, सबसे पहले बोला गया हुआ है कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में करेंगे इफ़ पास ऑफ और AO अगर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट जो जॉइंट कमिश्नर के नीचे वाले छोटे लोग हैं उन्हें वो करते हैं तो असेसमेंट देखना पड़ेगा। असेसमेंट ऑर्डर 143 स्क्रूटनी 144 वही बेस्ट एस्टिमेट 147 वो खतरनाक वाला, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर 154, इंटीमेशन 143 1 TCS इंटीमेशन, एनी अदर ऑर्डर ऑफ AO बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया हुआ है कि ऑर्डर अबव इफ़ अपील अगेंस्ट अबव ऑर्डर इज पेंडिंग बिफोर CIT देन CBDT में ट्रांसफ़र अगर लगता है कि भाई CDC क्या बोलते हैं JCIT के पास जाता है तो CIT के पास भेज देगा, CIT के पास जाता है तो JCIT के पास भेज देगा। ठीक है, और फॉलोइंग ऑर्डर कैन बी मेड इफ़ किसको करेंगे, CIT को करेंगे, इसको JCIT के नीचे CIT को करेंगे इफ़ पास बाय जॉइंट कमीशन। जॉइंट कमिश्नर ने पास किया हुआ मतलब बड़े भाई ने किया हुआ तो उसी के पास थोड़ी भेजेंगे। सेम पॉइंट, असेसमेंट ऑर्डर, एक्टिवेशन ऑर्डर, इंटीमेशन, एनी अदर जॉइंट कमीशन। ठीक है, अभी फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील क्या कहना पड़ेगा, अपील टाइम कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द अपील बिफोर JCIT ओनली बाय द असेसी। ठीक है, ये बता दिया यहाँ पे सिर्फ असेसी करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो खुद ही JCIT खुद को JCIT थोड़ी करेगा। यहाँ पे टाइम लिमिट है विदिन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ सच ऑर्डर, 30 दिन तक है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, फॉर्म 35 में करेगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखेगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखेगा और कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ AO दिखेगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील दिखेगा, इन डुप्लीकेट देखेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ क्या करेगा, स्टे लगवाएगा। सबसे पहले तो सीधे वो AO असेसमेंट ऑर्डर खुद ही स्टे लगाएगा, मगर क्या करेगा तो असेसी क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा फॉर ग्रांटिंग स्टे ऑफ डिमांड, इसको JCIT CIT को करेगा। ठीक है, एंड पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंस कर सकता है, कोई एविडेंस कोई एडिशनल एविडेंस है मिलता है तो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन अगर AO ने मान लो रिफ्यूज़ कर देते कि मैं नहीं देखूंगा तो दिखेगा, या फिर कोई सफिशिएंट कॉज बता देता है तो दिखेंगे, या फिर विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बारे में एडिशनल एविडेंस नहीं दिया था तो देखेंगे। ठीक है, JCIT के सकता है कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, कन्फर्म कर सकता है। ठीक है, और क्या करेगा, जो ऑर्डर है 1 साल के अंदर पास करना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अपील टू ITAT में कौन बैठता है, जज बैठता है, डिवीजन बेंच, स्पेशल बेंच एंड सिंगल बेंच। डिवीजन बेंच 2 बेंच बैठते हैं, एक रहता है जुडिशियल, एक रहता है अकाउंटिंग मेंबर। इसमें रहता है 2 जज बैठते हैं, स्पेशल बेंच में मोर देन 2 जज। और अगर सिंगल जज अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपए है तो सिंगल जज के पास जाता है। ठीक है, ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी रहता है इक्वल होता है तो ITAT के प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, फॉलोइंग ऑर्डर कैन बी अपील बिफोर ITAT, कौन कौन से ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ JCIT CIT सीधी सी बात है, असेसी भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। ऑर्डर अंदर 144C DRP जो DRP में हुआ था ना उन लोग यहाँ पे कर सकते हैं। रिवीजन ऑर्डर 263 264 तो कर ही नहीं सकते, 263 कर सकते हैं, और एनी ऑर्डर ऑफ CIT। ठीक है, और जो ITAT में असेसी एंड डिपार्टमेंट बोथ कर सकते हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर। डिले कैन बी कंडोन्ड बाय ITAT, डिले होता तो भी चल जाएगा। सेम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे ग्राउंड्स ऑफ अपील, कॉपी ऑफ ऑर्डर, मेमोरेंडम ऑफ अपील करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है मेमोरेंडम ऑफ अपील में फॉर्म नंबर 36। ठीक है, उसके बाद बताया गया हुआ है कि स्टे ऑफ डिमांड, जो स्टे ऑफ डिमांड है वही जो बताते हैं स्टेट डिमांड के लिए स्टे लगा सकते हैं, मैक्सिमम 180 दिन के लिए लगा सकता है, ITAT भी लगा सकता है, और मैक्सिमम ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन 365 डेज हो सकता है। ठीक है, और अगर वेकेटेड इफ़ नॉट डिस्पोज, अगर मान लो कि अगर फिर भी 65 डेज में नहीं होता है और असेसी की गलती होती है तो स्टे हट जाएगा, और असेसी की गलती नहीं, डिपार्टमेंट की गलती रहती है तो स्टे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी डिपॉजिट जो है डिमांड है उसका 20% अमाउंट तो उसको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंस, ITAT कैन ऑल्सो एडमिट एडिशनल एविडेंस, सेम वही 3 पॉइंट है जो पीछे पड़े हैं। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्शन मतलब ये होता है कि असेसी था, असेसी ITAT में किया था उसने और असेसी के फेवर में आया था CIT में, अभी असेसी क्या बन जाएगा, रिस्पोंडेंट बन जाएगा। ठीक है, अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, वापस ITAT में कर दिया है। ठीक है, तो असेसी क्या बन जाएगा, रिस्पोंडेंट बन जाएगा, और क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई पहले तो मेरे फेवर में ऑब्जेक्शन हो चुका है तो आप विद इन 30 डेज के अंदर जो नोटेड
मिलने से क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करवा सकते हैं, ताकि इसको आप एक्सेप्ट ही मत करो। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है कि फेवर डिपार्टमेंट के फेवर में आए और हम करें और डिपार्टमेंट वाले बोले कि क्रॉस ऑब्जेक्शन कर देते हैं हम, ठीक है। अब आई टी क्या कर सकता है कि कन्फर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, सेट कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। कन्फर्म, रिड्यूस, सेट असाइड अभी 4 साल के अंदर रिकमेंडेड है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कह सकता है कि अगर कुछ लगता है कोई गड़बड़ हो गई है तो 6 महीने के अंदर कर सकता है। अगर खुद को लगता है कि नहीं तो 6 महीने, जब ऑर्डर पास किया है 20 मार्च को तो प्लस 6 महीने, ठीक है। और अगर एप्लीकेंट ने किया है तो एप्लीकेंट ने जब किया वहाँ से 6 महीने, ठीक है। ये फीस कुछ काम की नहीं है। ये कुछ काम की बात यहाँ बताई हुई है कि भाई अगर देखो सेट असाइड एनहांस कौन कर सकता है, एनहांस कर सकता है JCIT, ये एनहांस नहीं कर सकता। सेट असाइड कौन, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। ये रेक्टिफिकेशन कौन कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। और अगर मिस्टेक रिकॉल ऑन ऑर्डर, खुद के रिकॉल कर सकते हैं, वो मिस्टेक अपरेल फ्रॉम रिकॉर्ड दोनों कर सकते हैं। लेकिन रिकॉल करना टू रीहर एंटायर ऑर्डर तो ये दोनों नहीं कर सकते। और रिव्यू दोनों नहीं कर सकते, सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है। और एडिशनल क्लेम होता है तो इवन विदाउट फाइलिंग रिवीजन ऑफ कोई और क्लेम था तो क्या करना पड़ता है, रिवाइज ROI फाइल करना पड़ता है। लेकिन मान लो फाइल नहीं किए तो फिर भी एडिशनल क्लेम दोनों में कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में आ सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट में अपील करना है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, फैक्ट तो बिल्कुल नहीं है, लॉ होगा तो ही होगा। जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। कब करना पड़ता है, विदिन 120 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर। पावर क्या है, सेम पावर टू रिव्यू इट्स ऑर्डर। क्या हो सकता है, पावर टू रिव्यू इट्स ऑर्डर। क्या ये दोनों रिव्यू नहीं कर सकते, रिव्यू कर सकता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस, मिस्टेक अपरेल ऑन रिकॉर्ड, एनी अदर सफिशिएंट रीजन मिलता है तो इसको रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, नॉर्मली 90 डेज रहते हैं, बताया नहीं गया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया, अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट। अगर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में लिखा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। पावर टू रिव्यू इट्स ऑर्डर, ये भी रिव्यू कर सकता है। अगर मान लो कि 2 इरेकंसिलेबल है, 2 बेंच है, सिमिलर स्ट्रेंथ है, तो दो बेंच के डिसीजन आने वाले हैं तो जो लेटर बाद में डिसीजन आएगा तो वो वैलिड, उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। और जो ये ऑर्डर रहता है ये बाइंडिंग रहता है। अभी बोलता है स्पेशल पॉइंट्स अपील के बारे में बताया गया हुआ कि CBDT ने एक लिमिट फिक्स कर दी हुई है कि इस लिमिट से अगर कम होता है तो उसके लिए अपील करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टैक्स इफेक्ट मतलब होता है कि डिपार्टमेंट कैन फाइल अपील ओनली इफ टैक्स इफेक्ट। अब टैक्स इफेक्ट मतलब होता है कि अगर असेसी ने ROI के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की टैक्स बताया है और असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स बताया 1.4 करोड़, और तो टोटल का डिफरेंस कितना आता है, दोनों का डिफरेंस आता है 40 लाख रुपये का डिफरेंस आता है, तो इसको बोलते हैं टैक्स इफेक्ट। अगर टैक्स इफेक्ट IT/AT में 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही करना, 1 करोड़ और 2 करोड़ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर IT/AT में करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड ये बोला हुआ है कि मान लो कि पहले साल में ये सब हुआ था और असेसी के फेवर में आया हुआ था, ठीक है। सेकंड साल भी मान लो कि सेम असेसी के फेवर में आया था, 2 करोड़ की इनकम हो गई, 2.7 करोड़ असेसिंग ऑफिसर ने निकाला, 70 लाख रुपये का अभी मान लो आ गया है। तो 70 लाख रुपये के हिसाब से IT/AT में डिपार्टमेंट वाले जा सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले के बारे में चल रहा है तो येस जा सकता है। असेसी ऐसे नहीं बोल सकता कि इट शेल नॉट स्टॉप डिपार्टमेंट इफ इन केस ऑफ सेम असेसी। अब मारो उसका दोस्त था, दोस्त के लिए भी सेम ऐसी इनकम थी तो अच्छे से ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मेरा भी सेम इनकम थी तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि रिवीजन ऑफ ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। 263 मतलब ऐसा बोलता है कि AO के पापा दादा ने शेक कही है कि भाई असेसिंग ऑफिसर ने घपला किया, गलत काम किया है, जो कि मतलब चोरी किया है डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो क्या करेगा, ऑर्डर ये सब चीज़ों में ये सब होगा तो मान लेंगे कि असेसिंग ऑफिसर ने चोरी किया है। अगर विदाउट मेकिंग इंक्वायरी वेरिफिकेशन अलाउइंग एंड रिलीव विदाउट इंक्वायरिंग एज पर इंस्ट्रक्शन CBDT के हिसाब से नहीं किया हुआ है, या फिर डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट उसके खिलाफ किया असेसी के, है ना, प्रेजुडिशियल टू असेसी मतलब उसके भेदभाव किया है, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट को धोखा दिया है। और एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड मतलब कमिश्नर में कॉल एंड एग्जामिन ऑल रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल, ठीक है। क्या कर सकता है, सारे रिकॉर्ड्स बनवा सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, बढ़ा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और कैंसिल कर सकता है, ठीक है, कम नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है रिकमेंडरी है कि भाई मॉडिफाई मतलब होता है कि लॉटरी की इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी थी तो इसको हाउस प्रॉपर्टी को वापस लॉटरी बना देगा, मॉडिफाई। टाइम लिमिट फॉर प्राइसिंग ऑर्डर विदिन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास्ड, ठीक है। अगर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, हैज़ बिन कंसिडर्ड एज डिसाइडेड इन अपील मैटर विच आर सब्जेक्ट इन मैटर ऑफ अपील। अगर मान लो कि मैटर ऑफ अपील क्या है, इंटरेस्ट डिविडेंड और एग्रीकल्चर 3 थी,
अगर इसको अपील में डाल दिया है तो रिवाइज नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर वाले को रिवाइज कर सकते हैं, उसको बोलो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर 263। 264 में लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने शुभम है उसे टोटल इनकम 50 लाख थी, उसकी 1 करोड़ बढ़ा जबरदस्ती बढ़ा दिया है, तो क्या करेंगे प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी। तो असेसी क्या कर सकता है, इसके बाद जा सकता है, असेसी कैन इधर प्रेफर JCIT CIT और कैन अप्लाई टू कमिश्नर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 264। अगर मान लो कि 30 दिन की लिमिट रहे, 30 दिन के अंदर वहाँ जाना पड़ता है JCIT के, मगर मान लो कि भूल जाता है, कुछ हो जाता है, तो 264 में अपील कर सकता है ताकि उसकी बचे रहे। एप्लीकेशन करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर मतलब फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ए ऑर्डर, लेकिन ये 1 साल के अंदर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और ये कोई काम की लिमिट नहीं है। और जो 264 है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर, क्योंकि अपील होती नहीं है, अपील होती ही नहीं है तो अपील होती नहीं है तो कोई भी चीज़ रिवाइज्ड नहीं होगी, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर टोटल मर्जर होगा, ठीक है। तो 153 263 में पार्शियल मर्जर, 264 में टोटल मर्जर।